Good morning dear students. In today's video we are going to learn the concept of monopoly. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या कॉन्सेप्ट था और उसके क्या फीचर्स थे। लेकिन जो मोनोपोली है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मार्केट का, वो स्ट्रिक्टली परफेक्ट कंपटीशन के ओपोजिट है। मोनोपोली वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स को जॉइन करके डिराइव हुआ है। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोलस मीन्स अ सेलर। तो जहाँ पे जिस मार्केट में सिंगल सेलर होगा उस मार्केट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मोनोपोली। सो मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है जिस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो रेलवेज़ हैं, देखो सब्सटीट्यूट्स तो हैं, लाइक बस से आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल कार से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। रेलवेज़ जैसी कोस्ट कंपेयर करोगे, आप कोस्ट का फैक्टर कंपेयर करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्सनल कार से या बस से जो है वो फेयर ज़्यादा होता है, रेलवेज़ में कम होता है, ठीक है, और जो इसकी रीच है वो नहीं है, तो क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। मोनोपोली में जो भी आप प्रोडक्ट की या कमोडिटी की बात करेंगे उसके सब्सटीट्यूट्स तो हो सकते हैं बट क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। सो लेट अस गो थ्रू फीचर्स। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक को फीचर्स के थ्रू। फर्स्ट फीचर इज सिंगल सेलर। अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट। इसी वजह से मोनोपोली फर्म और इंडस्ट्री एक ही हैं। फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? द कलेक्शन ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, बट यहाँ पे वो सेलर ही सिंगल है, एक ही पर्सन है, तो वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है। सो मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि उसके अलावा कोई सेलर है ही नहीं, तो उसी का कंट्रोल है सप्लाई पे भी और प्राइस पे भी। हाउएवर, जबकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ मोनोपोली प्रोडक्ट, ठीक है, नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मार्केट प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर्स तो बहुत ज़्यादा है, बायर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सेलर इफ़ेक्ट कर सकता है क्योंकि सेलर सिंगल है। सेकेंड फीचर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट सेल करता है, प्रोड्यूस करता है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। So the monopoly firm has no fear of competition from new or existing products. इसमें कोई भी उसको डर नहीं होता, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है, कोई नया नहीं है, वो अकेला ही सेलर है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय TPDDL इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो TPDDL के थ्रू ही भेजी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी कि उसका कोई भी दूसरा सेलर वहाँ पे है ही नहीं, तो जो कंज्यूमर है उसको वहीं से ही इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करनी पड़ती है। हाउएवर द प्रोडक्ट मे हैव डिस्टेंट सब्सटीट्यूट तो हो सकते हैं, जैसे इन्वर्टर है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी सब्सटीट्यूट है, बट क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोस्ट एंड अरेंजमेंट्स। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, कोई भी जिसे प्रॉफिटेबल लगता है वो स्टार्ट कर सकता है, जिसको लॉस होता है वो एग्जिट कर सकता है। बट यहाँ पे बहुत बैरियर्स हैं नई फर्म्स के एंटर होने में। अब आपको क्या लगता है कि ये सिंगल सेलर है तो क्या कोई दूसरा वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता या मार्केट में एंटर नहीं हो सकता? कोशिश तो करेगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो मोनोपोलिस्ट है ये बहुत सारी रुकावटें यानी बैरियर्स बना देता है नई फर्म को एंटर होने के लिए, ठीक है, और ये खुद एग्जिट नहीं होता। एज अ रिजल्ट मोनोपोली फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द लॉन्ग रन। लंबे टाइम तक इसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। देयर बैरियर्स मे बी ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये बैरियर किस तरह के हैं? कई बार क्या होता है, लाइसेंस ले रखा है किसी ने तो दूसरे के पास लाइसेंस ही नहीं है, किसी ने पेटेंट राइट कराया है दूसरे के पास पेटेंट ही नहीं है, या ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस क्रिएटेड बाय फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कार्टल। कार्टल होता है ग्रुप। अभी हम ये जो पेटेंट राइट है या लाइसेंसिंग है या कार्टल है, ये अभी इसी वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन का फॉर्म ले सकती हैं, इसलिए एंट्री एग्जिट इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है।
नेक्स्ट फीचर इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक मोनोपोलिस्ट जो है अलग अलग मार्केट से अपने ही प्रोडक्ट का सेम टाइम पे अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। तो वो एक ही टाइम पे अलग अलग जगह से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉक्स में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर किया हुआ है, व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से समझते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स एट द सेम टाइम फॉर द सेम प्रोडक्ट। अपना तो प्रोडक्ट उसका एक ही है मोनोपोलिस्ट का, उसी समय पर वो अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अगर, तो इस प्रैक्टिस को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। 3 तरह से हो सकता है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स को बेचा जाता है। जैसे रेलवे टिकट है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सस्ता रहता है, यंग सिटीजन्स के लिए कॉस्टली होता है। तो वो क्या है? ये पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि सेम प्रोडक्ट को अलग अलग बायर्स को आप अलग अलग प्राइस पे दे रहे हो। दूसरा टाइप होता है इसका प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पे बेचोगे बट प्लेस डिफरेंट होगा। यहाँ पे बायर्स डिफरेंट थे, यहाँ पे प्लेस डिफरेंट होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लो होते हैं रूरल एरियाज़ में बजाय अर्बन एरियाज़ के। तीसरा है यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें भी सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे बेचोगे लेकिन यूजेस के बेस पे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रेजिडेंशियल पर्पस में कम होती है और कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा चार्ज होता है। तो इस तरह से एक मोनोपोलिस्ट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? फर्म इज़ प्राइस टेकर। लेकिन मोनोपोली में क्या है? क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज़ हैं, सेम थिंग है, सो फर्म हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट, क्योंकि उसका आउटपुट पे कंप्लीट कंट्रोल है। इस वजह से जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस मेकर है और अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद फिक्स कर सकता है। वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी सप्लाई को मैनिपुलेट करके, चेंज करके। तो ये हमारे थे मोनोपोली के फीचर्स। अब हम चलते हैं कि ये मोनोपोली अराइज कैसे होती है। क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि मोनोपोली अराइज हो सकती है, रीजंस क्या है। अ फर्म enjoys मोनोपोली व्हेन इट इज़ द सोल सेलर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। एक फर्म जो है मोनोपोली को तभी इंजॉय कर सकती है जब वो अकेला सेलर हो प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो। तो जो फंडामेंटल रीज़न होता है मोनोपोली का वो होता है बैरियर टू एंट्री, कि आप किसी दूसरे को एंटर ही नहीं होने देना चाहते। अब ये बैरियर कहाँ से आएंगे? फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। इट मीन्स कि जब भी कोई फर्म मार्केट में एंटर करे तो उसको एक परमिशन लेनी पड़ती हो गवर्नमेंट से। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लाइसेंसिंग का यूज़ होता है तो लाइसेंसिंग क्या है? इट इज़ यूज टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, कि आपको जो है कॉम्पिटिशन में आने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड फुलफिल करने के लिए लाइसेंस कराना पड़ेगा। बाय नॉट ग्रांटिंग लाइसेंसेज टू न्यू फर्म्स, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, नई फर्म्स को लाइसेंस ही ग्रांट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का एम होता है कि केवल एक ही फर्म मार्केट में ऑपरेट करे। तो नेचुरली जो फर्म गवर्नमेंट से लाइसेंस ले चुकी है वो मोनोपोली इंजॉय करेगी, दूसरे को लाइसेंस मिल ही नहीं रहा है तो ये उसके लिए एक बैरियर बन गया। इस वजह से मोनोपोली अराइज हो गई उस फर्म की जिसको लाइसेंस मिला है। सेकेंड रीज़न इज़ पेटेंट राइट। अब कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी करती रहती हैं, तो ऐसे में दे कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स। जब इतना R&D डिपार्टमेंट काम करता है तो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है या नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाती है, तो एज अ रिवार्ड फॉर देयर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने रिस्क भी लिया और रिसर्च में इन्वेस्ट भी किया, तो गवर्नमेंट उनको पेटेंट राइट देती है। पेटेंट राइट क्या होते हैं? द पीरियड फॉर विच पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड, जितने समय के लिए पेटेंट राइट मिलेगा उस टाइम पीरियड को पेटेंट लाइफ कहते हैं। व्हाट इज़ पेटेंट राइट? लाइक 5 ईयर्स, मान लीजिए सपोज गवर्नमेंट ने पेटेंट राइट दिया 5 ईयर्स का, यानी उसकी पेटेंट लाइफ 5 ईयर्स है, तो 5 साल तक वो नई टेक्नोलॉजी कोई और फर्म यूज़ नहीं कर पाएगी। अब वो जब नहीं कर पाएगी तो एक बैरियर क्रिएट हो गया दूसरी फर्म्स के लिए, तो टिल 5 ईयर्स दैट फर्म कैन एंजॉय मोनोपोली, राइट। अब आता है कार्टेल। कार्टेल होता है ग्रुप, एक ग्रुप, सिंपल ग्रुप वर्ड जो है वो कार्टेल है। इसमें क्या है कि कुछ फर्म्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को रिटेन रखती हैं बट कोऑर्डिनेट कर लेती हैं अपने आउटपुट को और प्राइसिंग पॉलिसीज़ को इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ मोनोपोली।
जो फर्म क्या करती हैं, जैसे एक जैसी फर्म्स हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे फेमस एग्जांपल इसका है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960 में बना था। इट लेड टू वर्चुअल मोनोपोली इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर ऑयल, क्योंकि ये सारी ऑयल कंपनीज जो हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुकी, यानी इन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, एक कार्टेल फॉर्म कर लिया। अब ये जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केट में, वही प्राइस कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। तो अपनी अपनी आइडेंटिटी यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ तो इन्होंने मेंटेन रखी, लेकिन क्या किया कि अपने आउटपुट को और प्राइस की पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कर लिया, ताकि सभी जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो सभी मोनोपोली का बेनिफिट ले सकें, एक दूसरे से कंपटीशन ना हो, सभी को इक्वल बेनिफिट मिले। तो कार्टेल फॉर्म करके भी मोनोपोली अराइज की जा सकती है। एंड देन अनदर रीज़न इज़ कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स। मोनोपोली अराइज होती है क्योंकि सोल ओनरशिप होती है, सिंगल ओनर होता है, या कंट्रोल ऑफ सर्टेन एसेंशियल रॉ मटेरियल्स। अगर रॉ मटेरियल पे ही आपका कंट्रोल हो जाए, जैसे एक कंपनी है डिबियर्स साउथ अफ्रीका की, उसने 80% वर्ल्ड का प्रोडक्शन किया है डायमंड का। ऑल्दो द शेयर इज़ नॉट 100%, जबकि 100% नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ा एक सब्सटेंशियल पार्ट है पूरी मार्केट का। तो जब इनका कंट्रोल जो है प्रोडक्शन ऑफ डायमंड का 80% रॉ मटेरियल पे कंट्रोल इस कंपनी का है, तो नेचुरली ये मोनोपोली इंजॉय करती है। तो मोनोपोली क्या है कि अगर रॉ मटेरियल कोई कंट्रोल करके रख लो आप, किसी और को रॉ मटेरियल ही ना मिले तो वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। यहाँ आपने बैरियर क्रिएट कर दिया दूसरे के लिए, सो यू कैन एंजॉय मोनोपोली हेयर। अब बात आती है मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है। मोनोपोली तो एक इंडस्ट्री है, एक सिंगल सेलर है, यानी एंटायर मार्केट ही वो खुद है उस प्रोडक्ट का, जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। मोनोपोलिस्ट को फुल फ्रीडम है, पावर है प्राइस को फिक्स करने का, जबकि डिमांड जो है वो कंट्रोल में नहीं है। डिमांड तो कंज्यूमर पे डिपेंड करती है ना। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट टू बी सोल्ड, यहाँ पे सिंपल लॉ ऑफ डिमांड लगाइए कि अगर आपको प्रोडक्ट को बेचना है तो मोनोपोलिस्ट प्राइस को अगर थोड़ा सा रिड्यूस करेगा तो डेफिनेटली वो उसको सेल कर पाएगा। देयरफॉर मोनोपोली फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मोनोपोली में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए इस तरह से डिमांड कर्व होगा इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जबकि थोड़ा स्टीपर शेप में होगा। लेस इलास्टिक हमने पढ़ा ना, दैट इज स्टीपर स्टैंडिंग इन शेप, क्योंकि इसमें कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता मोनोपोली में, इसलिए इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग तो कहेंगे बट स्टीपर रहेगा, राइट। तो जो आउटपुट है वो एक्स एक्सिस पे लिखा, प्राइस जो है वो हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है। एट प्राइस ओ पी प्राइस पे अ सेलर कैन सेल ओ क्यू क्वांटिटी, ये पी और क्यू दिखाया है। और जैसे ही वो थोड़ा सा प्राइस डाउन करेगा, पी 1 पे आएगा, तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी को वो इंक्रीज कर पा रहा है। जैसे हम सिंपली लॉ ऑफ डिमांड में शो करते हैं, व्हेन प्राइस फॉल्स एंड डिमांड राइजेस, सिमिलर वे है। सो मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी को हम सेल कर सकते हैं लोअर प्राइसेस पे, ठीक है। और MRAR कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है मोनोपोली में, देखिए एक मोनोपोली फर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस कर रही है, क्योंकि आउटपुट हम ज़्यादा बेच सकते हैं। तो इस वजह से जो रिवेन्यू जनरेट होगा फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट बेचने पर जो रिवेन्यू आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। वो हमेशा AR यानी प्राइस से कम होगा। क्यों? क्योंकि हम प्राइस को डाउन करके सेल कर रहे हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न MR इज़ ऑलवेज लेस देन AR अंडर मोनोपोली। I hope the concept of monopoly is clear to all. Thank you. Have a nice day.